प्रवीण कुमार केसरी व्यंग्य के ऐसे शब्द साधक जो हंसी को हथियार बनाकर सच कहने की कला जानते हैं। उनकी रचनाएं सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। जहां मुस्कुराहट के पीछे छिपा होता है मर्म और हर पंक्ति समाज के सोए जमीर को हल्के से जगाती है। जब उनकी कलम चलती है तो व्यवस्था कांपती है और पाठक सोच में पड़ जाता है। लेखक, कवि, गीतकार और अधिवक्ता ये चार पहचाने नहीं, चार दिशाएं हैं एक ही केंद्र की, सच को शब्द देना। इस बार वे लेकर आए हैं अपनी नई व्यंग्य रचना चौराहे पर हेलमेट, जूता और बोतल, त्रिदेव नहीं त्रिदोष। ये व्यंग्य केवल हंसी नहीं, आत्ममंथन है। यह हमें दिखाता है कि समाज कहां मजाक बन चुका है और मजाक कब सच्चाई में बदल गया है। हर पंक्ति, हर तंज एक आईना है जहां आप हंसते भी हैं और शायद थोड़ा झेपते भी। सुबह सुबह थाने में साहब ने आदेश सुनाया, आज पूरे शहर में त्रिस्तरीय विशेष अभियान होगा। हेलमेट चेकिंग प्रभारी, सीट बेल्ट चेकिंग प्रभारी, शराब चेकिंग प्रभारी सभी अपनी अपनी टीम लेकर निकलें और पुण्य संग्रह में कोताही ना हो। तीनों प्रभारी दलबल के साथ एक ही चौराहे पर आ धमके। पहला प्रभारी, चल हट जा, आगे या पीछे कहीं भी चेकिंग लगा। हेलमेट चेकिंग का क्षेत्र मेरा है, हट जा रास्ते से वरना तेरा ही चालान काट दूंगा। दूसरा प्रभारी, अबे बिना जूता का केस मैं लिखूंगा, बाप का चौक है क्या तेरा। तीसरा प्रभारी, शराब जांच किट लहराते हुए, तुम दोनों साइड हो जाओ, सांस फुलाकर देखूंगा कि इसमें पुण्य की कितनी मात्रा है। तीनों प्रभारी को आपस में लड़ते देख पब्लिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे तो उन्हें देखकर डर के मारे पहले से आत्मसमर्पण की मुद्रा में आ गए थे। किसी ने मोबाइल पर लाइव चला दिया, कोई बोला ये चेकिंग कम WWE का ट्रिपल थ्रेट मैच ज्यादा लग रहा है। एक बुजुर्ग हंसते हुए बोले, भाई पहले तो एक टीम आती थी और जल्दी काम खत्म हो जाता था, अब 3 टीमें मिलकर समय से ज्यादा मनोरंजन देती हैं। जनता की उलझन। एक स्कूटी सवार ने हिम्मत करके कहा, साहब मेरी गलती जो भी है एक बार में निपटा दीजिए, 3-3 रसीद कटवाने की औकात नहीं है। तीनों प्रभारियों ने एक साथ घोरा, चुप, ये सरकारी काम है, इसमें दखल दोगे तो सरकारी काम में बाधा का केस लग जाएगा। प्रभारियों का आपस में लड़ना उनकी भुवन मोहिनी मुद्रा और गालियों से सुसज्जित उनकी शब्दावली को प्रवचन सदृश सुनने और निहारने लगी। अंततः पब्लिक को ही उनकी लड़ाई में हस्तक्षेप करना पड़ा। एक पब्लिक ने हिम्मत करके कहा, साहब आप जब यहां आए तो त्रिदेव लग रहे थे और अब त्रिशूल की तरह एक दूसरे को चुभ रहे हैं। आपको यहां शांति बहाली और अपराध रोकने के लिए भेजा गया है, मगर आप लोग तो बड़ी तन्मयता से यहां की शांति भंग करके अपराध बढ़ा रहे हैं। मान गए आप अपनी ड्यूटी बड़ी मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमें ही आश्रू गैस के गोले छोड़ना पड़े और लाठीचार्ज करना पड़ जाए, फिर पुलिस गाड़ी की सहायता से आपको थाना पहुंचाने का पुण्य कार्य भी हमें ही करना पड़ जाए। अरे आप हमें पकड़ने आए तो हमें पकड़कर थाने ले चलिए, हम तो तैयार हैं, लेकिन आप ही लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये भी कोई बात हुई। पब्लिक की बात सुनकर एक प्रभारी गुर्राया, अबे चुप, सरकारी काम में बाधा डालता है, हम सरकारी आदमी हैं, हमारा लड़ना झगड़ना गाली गलौज करना सब सरकारी काम है, ज्यादा चपड़ चुपड़ करेगा तो जेल में सड़वा दूंगा, समझा। पब्लिक सहम गई। अब किसी की भी हिम्मत प्रभारियों को रोकने की नहीं हो रही थी। सब डर रहे थे कि मामला सरकारी है, कहीं सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में सजा ना हो जाए। सब लोग मूक दर्शक बने तमाशा देखने लगे। वहां काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग इस तन्मयता से देखने लगे मानो किसी नई फिल्म का फाइट सीन चल रही हो। इन सब से बेखबर प्रभारी आपस में लड़ रहे थे। पहला प्रभारी गुर्रा रहा था, 3 जगह तुम पकड़ चुके हो, क्या सभी जगह पकड़ने का तुमने ठेका ले रखा है? अब मुझसे यह अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा, यहां तो मैं ही पकड़ूंगा, समझे। दूसरा प्रभारी चीखा, अरे नाक पोंछने की तमीज नहीं और बड़ा पकड़ने चला है, अबे बाप का माल समझता है क्या? सीधी तरह से मुझे पकड़ने दे वरना ऐसा हाथ मारूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। हट जा मेरे रास्ते से, नहीं तो 32 ही तोड़कर हाथ में दे दूंगा। पहला प्रभारी उसके रास्ते में अंगद की तरह पांव अड़ाते हुए बोला, अबे और कितना हाथ मारेगा? हाथ मारते मारते जिंदगी बीत गई पर यह बीमारी नहीं गई, कुछ हमें भी हाथ मारने देगा कि नहीं? फिर उन दोनों में मल्लयुद्ध शुरू हो गया। मौके का फायदा उठाते हुए तीसरा प्रभारी पकड़ने के लिए लपका। दूसरे प्रभारी की नजर उस पर पड़ गई। वो गुर्राया, ज्यादा होशियारी मत दिखा, टांगे तोड़कर रख दूंगा, समझता क्या है अपने आप को। तीसरा प्रभारी सहम गया। डर के मारे वो पहले प्रभारी को नैतिक समर्थन देते हुए बोला, भैया तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उनकी लड़ाई से लोग अब ऊब गए थे। भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी। एक पब्लिक जम्हाई लेते हुए बोला, सर कुछ ब्रेक ले लीजिए, दर्शक भी कम हो गए हैं, पहला शो यहीं समाप्त कर दीजिए।
कुछ समय बाद फिर हाउसफुल का दूसरा शो शुरू कर लिया। अब तो नॉन स्टॉप लड़े जा रहे थे। पब्लिक, सर आप लोगों का झगड़ा अपराध की ग्राफ की तरह बढ़ा जा रहा है, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो सारी उम्र पड़ी है लड़ने के लिए। चाय पानी पीकर कुछ सुस्ता लीजिए, फिर आराम से लड़ते रहना। पुलिस होकर भी आपस में एक दूसरे से इस तरह लड़ रहे हैं, आप लोगों में कुछ भाईचारा है या नहीं? पब्लिक की बात से चिढ़कर दूसरा सिपाही हांफते हांफते चीखा, भाई गया तेल लेने। चारा देखकर तो लोग अपने बाप को भी भूल जाते हैं, तो भाई की औकात क्या है? मैं बहुत समझदार प्रभारी हूं, समझाना ही है तो इन मूर्खों को समझाओ जो मुझे पकड़ने नहीं दे रहे और स्वयं पकड़ने की जिद पर अड़े हुए हैं। पब्लिक ने पहले और तीसरे प्रभारी को समझाने की कोशिश की। उनकी कोशिश सफल हुई। वे कुछ देर नहीं लड़ने की बात पर तैयार हो गए और वर्दी की धूल को झड़ाते हुए खड़े हो गए। कुछ समय के लिए झगड़ा बंद हुआ। तब तक कुछ लोग 4-5 कुर्सी लियाकर वहां रख दिए। प्रभारियों के बैठ जाने के बाद पब्लिक ने राहत की सांसें ली। तब तक चाय और नाश्ते की भी व्यवस्था हो गई। प्रभारी लोग नाश्ता करने के बाद चाय पीने लगे। तभी एक पब्लिक ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहा, सर बुरा न माने तो एक बात पूछूं। प्रभारियों पर चाय नाश्ते का असर होना शुरू हो गया था, इसलिए एक प्रभारियों ने कहा, एक क्या 2 पूछ लो। पब्लिक डरते डरते बोला, साहब पकड़ना तो आप सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, फिर ये लड़ाई किस बात पर हो रही है? दूसरा प्रभारी उसे घूर कर देखा तो वो डर गया। उसने विषय बदलकर कहा, सर कुछ नहीं तो अपना नाम पता ही बता दीजिए, जिससे हमारे गांव के इतिहास में आप लोगों का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा सके और लोग आप लोगों को महान प्रभारी के रूप में याद रख सके। चाय का अंतिम घोंट लेते हुए दूसरा प्रभारी फिर गुर्राया, क्या करेगा बे नाम जानकर? साधु से उसकी जाति और पुलिस के प्रभारी का नाम नहीं पूछना चाहिए, सिर्फ काम की बातें करना चाहिए, समझा? अब जब तुम जिज्ञासु की तरह पूछ ही रहे हो तो तुम्हारे प्रति कृपा करते हुए बताता हूं। फिर वो दार्शनिक की तरह बोला, हम त्रिदेव नहीं और हमारे भीतर त्रिगुण भी नहीं। अपनी सुविधा के लिए तुम हमें त्रिदोष समझ लो। फिर जिज्ञासा शांत करने के लिए लड़ाई का कारण भी बताने लगा। हम सब के अलग अलग प्रभार हैं। त्रिस्तरीय विशेष अभियान चल रहे हैं। हेलमेट चेकिंग प्रभारी, सीट बेल्ट चेकिंग प्रभारी, शराब चेकिंग प्रभारी। हर कोई अपनी अपनी टीम लेकर निकलता है। सभी की अपनी अपनी ड्यूटी है। हमें धरपकड़ का काम सौंपा गया है। अब तक हमने 25 को पकड़ लिया है। सुरक्षित थाने ले जाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं अपनी अद्भुत बुद्धि का परिचय देते हुए यात्रियों से सीधे ही मूल्य वसूलता हूं और एक आध बोतल शराब खुद पीकर उसकी गुणवत्ता का भी जायजा लेता हूं। ये श्रीमान वाहन चेकिंग के प्रभारी हैं। वे वाहन चालकों की जेब की भी अच्छी तरह चेकिंग करते हैं। लोग कहते हैं देश में गरीबी है, लेकिन उनकी जेब से गरीबी नाम की चिड़िया आज तक नहीं मिली। लोग उन्हें अपनी मर्जी से देते हैं, नहीं देते तो ये मुखर होकर मांग भी लेते हैं, फिर उदारता दिखाकर वहीं उनका फैसला सुना देते हैं ताकि कोई कोर्ट कचहरी में न फंसे। ये इनकी पवित्र भावना है जिससे वे पाप मुक्त हो जाते हैं और पुनीत कर्म भी जमा कर लेते हैं। अब तक ये काफी पुण्य कमा चुके हैं और कमाना है। अब जूता चेक करने की ड्यूटी मुझे दी गई है। मुझे भी तो पुण्य कमाना है, आखिर मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं। पुण्य अकेले कमाऊंगा तो पाप का भागी नहीं बन जाऊंगा। पकड़ने में ये लोग रोड़ा बनेंगे तो लड़ाई नहीं होगी तो क्या प्यार होगा? जब बात समझ आई तो पब्लिक को भी सहानुभूति होने लगी। वे दूसरे प्रभारियों को समझाते हुए कहने लगे, जब सबकी अलग अलग ड्यूटी है तो एकला चलो का सिद्धांत छोड़ो और साथ साथ चलो अपनाओ, यही तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। अब सभी प्रभारी सहमत हो गए। पकड़े गए लोग भी अकड़ गए। नोटों की गड्डियां सद्भावना पूर्वक आदान प्रदान हो रही थीं। प्रभारी लोगों को चूमते हुए जेब में नोट ठूस कर मुस्कुराए, फिर अपनी टीम के साथ अगले पड़ाव की ओर बढ़ गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनकी गाड़ी दूर तक धूल उठाती चली गई। अगले दिन अखबारों में खबर छपी कि पकड़ने आए तीनों प्रभारी खतरनाक जनता को चकमा देने में सफल रहे। जनता सोचने लगी, अगर हम इतने खतरनाक हैं तो पुलिस के प्रभारी तो उससे भी ज्यादा खतरनाक ही होंगे।